Hey everyone, this is Migopal Singh. Welcome back to your YouTube channel Gateway of Success Career Launcher. क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में करा था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का और भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, उसी का आपका पार्ट 2 है जिसमें और भी पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है। मतलब जो कूलॉम का नियम है ना, उसका सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप में उसको कैसे लिखा जाता है। तो आइए सबसे पहले एक बार कूलॉम के नियम को हम लोग देखते हैं कि कूलॉम ने क्या बताया था। तो हम सब जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक आवेश है Q1 और ये हमारे पास एक आवेश है Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो r है। ठीक है ना। तो कूलम ने बताया था कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है उसका जो सूत्र मिला था हमें कूलम के नियम से, वो क्या था कि Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसके की जगह पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं यदि हवा की बात की जाए तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये कूलम का सदिश रूप नहीं है, ये कूलम के नियम का अदिश रूप है। सदिश में क्या किया जाएगा कि जब किसी चीज को आप सदिश रूप में देते हैं, जब सदिश रूप में लिखेंगे तो इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। यूनिट वेक्टर से क्या करा दिया जाएगा, गुणा करा दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, आपने क्लास 11th के वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर लिखकर उसकी मैग्नीट्यूड। मतलब कि यदि हमारे पास आर कैप है तो आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब इस आर वेक्टर आर कैप के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आते हैं इसमें रखते हैं तो क्या आपको मिलेगा, ध्यान समझिएगा। हमारा है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इस आर कैप के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं सर, आर कैप के जगह पर आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये आर और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई ये आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ऊपर क्या है हमारा आर वेक्टर। तो ये है आपके कूलम के नियम का सदिश रूप। जब ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा और यहाँ पर भी वेक्टर लग जाएगा। ठीक है ना। तो आपके ये रहा कूलम के नियम का कौन सा रूप, सदिश रूप। देखते हैं इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है। फर्स्ट, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का क्यूब। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा सही है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिएगा, ध्यान समझेंगे हम लोग। हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, E इज इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखेंगे ये ऋण आवेश होता है, मतलब कि निगेटिव साइन के साथ होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कहीं पर भी निगेटिव साइन नहीं दिया है तो इसके सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू को देख लीजिएगा, वैल्यू कौन सा मैच कर रहा है। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻16 गलत है। अगला है 1.602 इंटू 10⁻⁻17, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें -19 है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1.602 इंटू 10⁻⁻18, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर ये कैसे देखने को मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना वो माइनस के साथ और यहाँ पर इस 2 डिजिट को गायब कर देगा तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यदि आपके ऑप्शन में ऐसा हो ना तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, उसके दो ठो हम लोगों ने यूनिट पर चर्चा किया था। पहला क्या चीज, उसके फॉर्मूला से निकाल लेते हैं हम लोग। पहला ये था हमारा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू, और एक हमने फॉर्मूला देखा था E इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी बट्टा क्या चीज dx। इन दोनों से आपको दो दो देखने को मिल जाएगा। क्या चीज एसआई यूनिट। सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम एसआई यूनिट प्राप्त करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर है एफ क्या है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन। ये क्या है आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है कूलम। ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वैद्युत। चूंकि अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। इसमें आप लोग देखिएगा तो क्या हो जाता है कि V क्या है, वैद्युत विभव है, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है सर, वैद्युत विभव का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। X क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर, तो इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। लेकिन ऑप्शन में हमारा वोल्ट प्रति मीटर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। फर्स्ट मतलब कि E का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश इस अवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके दो आवेश हैं जिसमें एक दोनों आवेश क्या है, जिसमें दोनों आवेश आपके Q है। एक है हमारे पास ये आवेश Q, और यहां पर है हमारे पास एक ये आवेश Q। ठीक है ना। कह रहा है कि इन दोनों के मिलाने वाली जो रेखा है, इनके बीचों बीच एक हमें आवेश रखना है Q, रखा गया है आवेश Q। तो बताइए कि इस आवेश Q का मान क्या होगा जब ये संतुलन अवस्था में होगा। संतुलन अवस्था के लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक चीज ध्यान समझिएगा, संतुलन अवस्था में ये तब ही होगा जब ये और ये इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल और ये इन दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। और जब दोनों के सम 0 के इक्वल हो जाएगा तो उसका वहीं से हम लोग निकाल सकते हैं Q का वैल्यू, कि Q का वैल्यू क्या होगा। नहीं समझ में आया फिर से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इन दोनों आवेशों को देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने माना कि ये आवेश और ये आवेश के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस हमारा है 2L, 2L है। ठीक है, समझते हैं क्या हो जाएगा। एक इस और इस आवेश के बीच लगने वाले बल को समझते हैं। तो सर ये पूरा के पूरा है आपका 2L, तो ये हो जाएगा L, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा L हो जाएगा। पहले इन दोनों के बीच लगने वाले बल को मैंने बोला कि ये F1 है, तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा कि पहला आवेश है Q, दूसरा क्या है स्मॉल q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस L है, तो क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच लगने वाला बल F1 है। फिर से हमने माना, इसको समीकरण आप 1 भी मान सकते हैं, लेकिन उसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है ना, इसको हमने बोला क्या चीज F2। इन दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल को हमने क्या बोला F2। F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, सबसे पहले K लिखेंगे, इस आवेश का वैल्यू क्या है Q, इसका भी क्या वैल्यू है Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर 2L है, तो 2L का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज K Q इंटू Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और L का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। इससे आपको क्या पता चला, मैंने यही ना बोला था कि इनके बीच लगने वाला बल F1 और इनके बीच लगने वाले बल का यदि सम 0 कर दिया जाए तो वहां से आपका संतुलन अवस्था मिल जाएगा। मतलब हम लोग F1 और F2 को जोड़ने पर यदि 0 आ जाता है ना, 0 कर देते हैं, तो इनका संतुलन अवस्था मिल जाएगा। F1 का वैल्यू क्या है सर, F1 का वैल्यू है कि Q इंटू
स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई क्या चीज, एल स्क्वायर। सर F2 का वैल्यू क्या है, F2 का वैल्यू आया है k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देख लेते हैं, ये इधर प्लस में है, इस साइड आएगा क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। माइनस में करते हैं तो क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा, इधर है प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में, लिख देंगे माइनस के क्यू स्क्वायर बट्टा 4l स्क्वायर। यहां से क्या हुआ देखते हैं। सबसे पहला चीज कि यहां से सर के से के कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहां से के से के कट गया, ये क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से सर ये यहाँ पर है एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर है हमारा Q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाई क्या चीज 4। हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था कि Q का मान क्या होगा। देखिए Q का मान क्या आया है, कैपिटल Q के साथ माइनस डिवाइडेड बाई क्या चीज 4। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग अपने ऑप्शन को चेक करें ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सर यहाँ पर तो ऑप्शन, यहाँ पर प्लस को आप माइनस कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4। तो यहाँ पर माइनस करके आप ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, डी नंबर। याद रखिएगा इसका आंसर ये होगा जो कि आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, ये प्लस की जगह पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो आवेश के बीच वैद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आवेशों के बीच नहीं, हम समझ, यहाँ पर आवेश की जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो आवेश को काटकर इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा, यहाँ पर आवेश को काटकर क्या कर लेंगे, आवेश को काटकर हम लोग इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है, एक होता है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कारण लगता है, और एक होता है उन दोनों आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो कि उनके आवेश के कारण लगता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है। यदि इनको r डिस्टेंस पर रख दिया जाए, यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को r डिस्टेंस पर रख दिया जाए, तो इनके बीच कौन कौन सा बल कार्य करेगा। सर सबसे पहले इसके द्रव्यमान के कारण इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। दूसरा चीज कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन पास अपना आवेश भी है, तो आवेश के कारण इनके बीच लगने वाला कौन सा बल होगा, वैद्युत बल। जब कभी भी आपसे दो इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछता है ना, तो वो हो जाएगा आपका क्या चीज, लगभग बराबर आता है 10 टू द पावर 42 के। सर कैसे आता है, 10 टू द पावर 42 है, तो इसको यहां से हटाकर ऐसे कर सकते हैं 42, ठीक है। कैसे होता है सर, प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इन दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, वो वैद्युत बल F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कि Q1 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सर दूसरा आवेश इलेक्ट्रॉन ही है, फिर से इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस 19 कूलम। Q1 इंटू Q2 हो गया, ये है आपका Q1 और ये है आपका Q2, डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। ये कौन सा बल है सर, ये वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों आवेशों के बीच। अब इनके द्रव्यमान के कारण इनके बीच एक लगेगा कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे Fg से सूचित करेंगे, और Fg निकालने का सूत्र क्या होता है, G m1 इंटू m2। m1 मतलब पहले वस्तु का द्रव्यमान, m2 मतलब दूसरे, पहला वस्तु ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो होता है हमारा सूत्र होता है m1 इंटू m2। तो इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, और m2 की जगह पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 9.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, ठीक है ना। बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा
क्वेश्चन में पूछ रहा है वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल के अनुपात, मतलब इस दोनों समीकरण को समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कराइएगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो 10 टू द पावर 42 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं वैद्युत क्षेत्र E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थित और साम्य अवस्था में स्थित हो जाए। याद रखेंगे जब आप एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक द्विध्रुव को रखना चाहते हैं और वो भी साम्य अवस्था में रखना चाहते हैं तो वहां पर क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच जो बनने वाला एंगल होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा सर, वो हमेशा 0 होता है। जब आप साम्य अवस्था में रखना चाहते हैं तो क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच बनने वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा 0। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वैद्युत राशि सदिश है। इस पर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक इसी प्रकार का क्वेश्चन देखा था जिसमें उसने क्वेश्चन क्या करा था कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश है, और इस बार पूछ रहा है सदिश। देखते हैं क्या वैद्युत फ्लक्स आपका सदिश राशि है, नहीं, इसमें कोई दिशा नहीं होता है इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है ना, क्या वैद्युत विभव सदिश है, नहीं सर, वैद्युत विभव क्या है, अदिश। वैद्युत फ्लक्स भी क्या है, अदिश। स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, स्थितिज हो, गतिज हो, कुछ भी ऊर्जा जो होती है ना वो आपकी सदिश नहीं होती है, वो क्या होती है, अदिश होती है। तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, A वेक्टर डिवाइडेड बाय Q। देखो यहाँ पर वेक्टर है, मतलब ये कौन सी राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है, सदिश राशि ही पूछा था। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मिलते हैं अपने, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम। देखिएगा, दो आवेश या आवेशित वस्तुओं के बीच जो बल लगता है ना उस बल की गणना किया जाता है कूलॉम के नियम के अनुसार, और दो द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच जो बल लगता है, द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है ना उस बल को गणना किया जाता है न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के अनुसार। फिलहाल में आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो आवेश है हमारे पास, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है ना उस वैद्युत बल को किस नियम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, मतलब उसको कौन नियंत्रित करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कूलॉम का नियम। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका कि पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। हमने समझा था क्या चीज कि जो पारावैद्युतांक होता है, जो हमारा एप्साइलन होता है उसका एसआई यूनिट आपका दो ठो होता है। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा, तो सर एक होता है हमारा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चूंकि ये बट्टा में है तो थोड़ा सा इसको और तरीके से मैं लिख देता हूं क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। E इज इक्वल टू इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, इसका पावर 1 है -1 हो जाएगा, इसका पावर 2 है -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर इन इनवर्स और m के पावर क्या चीज -2। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपके जो 35 नंबर क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन का जो फर्स्ट जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे जो हमारा परावैद्युतांक होता है, जो हमारा हवा या निर्वात का जो हमारा वैद्युतशीलता होता है उसका एक और हमारे पास यूनिट होता है फैराड प्रति मीटर। ये कहां से आता है ये मैं आपको बतलाऊंगा कब, जब आपको सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा तब, क्योंकि इसमें संधारित्र से रिलेटेड कुछ है तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ध्यान समझिएगा। हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था? हमने एक रिलेशन पढ़ा था। उस रिलेशन में एक चीज था क्या कि E इज इक्वल टू जो होता है ना वो होता है हमारा F डिवाइडेड बाई Q। प्रति एकांक आवेश मतलब क्या कि यहाँ पर आवेश का जो मान है, यहाँ पर जो आवेश का मान है वो कितना हो जाए? एक हो जाए। तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उस बल को क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। जब इस Q की जगह पर आप 1 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? F। यहाँ पर सिर्फ F बचेगा। तो प्रति एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है ना, जो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल है वो किसके बराबर होता है? सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आवेश पर परिणामीकरण दर्शाता है। आवेश पर परिणामीकरण क्या चीज को दर्शाता है? आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। मतलब हम लोगों ने देखा था आवेश के क्वांटमीकरण में, और आवेश के क्वांटमीकरण आपको क्या समझाता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश है ना वो फिक्स अमाउंट में ही उपलब्ध हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, किसी भी मात्रा में नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4। हम लोग 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग 6.7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्या परिणामीकरण का मतलब यहां से निकाल लीजिएगा क्या चीज से? क्वांटमीकरण से। तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर स्थित होता है ना वो किसी वस्तु पर संभव है कि नहीं है उसको दर्शाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सर करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 37 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए नंबर। सर बी नंबर क्या हो जाएगा? एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है? वैसे ये तो सही है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब नहीं है। कणों पर आवेश होता है, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होती है? अब इसके गुणों को पढ़िएगा तो आपको अलग अलग चीज पता लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है क्षेत्र की शक्ति। जी हाँ बिल्कुल, हमने देखा था, क्या देखा था सर? कि जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती है, मतलब इनका घनत्व यदि ज्यादा होता है ना, एक दूसरे के बहुत पास पास हो, तो वहां पर उसकी शक्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है क्या चीज की? क्षेत्र की शक्ति की। रेखाओं ज्यादा होंगी, ज्यादा घनत्व ज्यादा होगा तो क्षेत्र का शक्ति ज्यादा होगा। अगला है दिशा। हमने समझा था कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये दिशा को भी निरूपित करती है। कैसे? क्योंकि ये प्लस चार्ज से दूर की तरफ जाती है, प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की तरफ जाती है। बट ये यदि माइनस चार्ज होता है ना तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके पास आती, न कि इससे दूर जाती। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर भी ऑप्शन सही लग रहा है। क्षेत्र की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है, दिशा को भी बतलाता है। सी नंबर है आवेश की प्रकृति। जी, आवेश की प्रकृति मतलब क्या कि आवेश आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये तो बतला ही रहा है ना। जब किसी की तरफ जा रहा है मतलब क्या कि ये निगेटिव चार्ज है, इससे दूर जा रहा है मतलब क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। तो आवेश की प्रकृति को भी बतला रहा है, ये दिशा को भी निरूपित करता है, ये क्षेत्र की शक्ति को भी दर्शाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ना वो हमारा है आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले कि रैखिक घनत्व को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो रैखिक घनत्व को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये होता है क्या चीज? प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है उसी को क्या बोला जाता है? रैखिक आवेश घनत्व। सर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा का क्या पूछ रहा है? एसआई यूनिट। कैसे निकाला जाएगा? फिर से वही बात कि जहां जहां पर इस फॉर्मूले में जिसका एसआई यूनिट पता है रखो, जिसका पूछ रहे अपने आप निकल जाएगा। कैसे? लैम्डा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आवेश का क्या होता है? कूलम।
और एल क्या है सर? एल लेंथ है, लंबाई है। लंबाई का क्या होता है? मीटर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर, मतलब कि मीटर के पावर -1। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? कूलम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? कैसे निकाला जाएगा? देख लेते हैं। सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। एफ क्या है? बल। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? सर बल का विमीय सूत्र होता है mLT के पावर -2, और जो आपका आवेश है इसका विमीय सूत्र होता है क्या चीज? ए टी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर टी का पावर कितना है? 1, और ए का भी पावर कितना है? 1। जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये दोनों माइनस के साथ हो जाएगा, अतः हम बोलेंगे mLT के पावर -2। ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी के पावर -1, और ये ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए के पावर -1। अब देखिए आधार समान है, ये भी टी है, ये भी टी है, तो पावर को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mLT के पावर -3, -2 प्लस -1 क्या कितना हो जाएगा? -3, और ये हो जाएगा ए के पावर -1। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। mLT के टी स्क्वायर नहीं होगा, टी के पावर -3 होगा। -3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। ए -t के साथ ए इनवर्स होना चाहिए। ए इनवर्स किसमें है? इसमें भी ए इनवर्स है, और इसमें भी ए इनवर्स है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। तो या तो ये होगा या तो ये। देख लेते हैं कौन होगा। mLT के पावर -3, mLT के पावर -3, ए के पावर -1। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं हम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि एक कूलम में, आपको थोड़ा सा एक चीज मैं बतला दूं कि जब आपको किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश उत्पन्न करना है, जब किसी वस्तु पर आपको एक कूलम आवेश उत्पन्न करना है, तो एक कूलम आवेश को उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु में से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या तो निकालना होगा या तो उतना इलेक्ट्रॉन उसको देना होगा। जब सर इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना तो उस वस्तु पर एक कूलम धन आवेश आ जाएगा, और जब किसी वस्तु को आप इतना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने से उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। बात यहाँ पर ऋण आवेश और धन आवेश की नहीं है। एक कूलम आवेश को उत्पन्न करने के लिए हमें इतना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है या देना पड़ता है। कितना कूलम कराना है सर? 8 कूलम उत्पन्न करना है। तो एक कूलम उत्पन्न करने के लिए आपको इतना इलेक्ट्रॉन या तो निकालना पड़ा या तो देना पड़ा। 8 कूलम के लिए क्या करना होगा? 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन 5 नंबर आ जाता है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 5 कूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश, एक आवेश को हमने माना क्या चीज? एक आवेश को हमने माना Q1 और एक को माना Q2। एक है क्या चीज? -5 कूलम। इसको थोड़ा सा मिटाकर मैं ऐसे लिख देता हूं। एक है हमारे पास -5 कूलम और दूसरा है हमारे पास +5 कूलम। ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर है? तो ये दोनों आवेश एक दूसरे से 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर है। 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर है।
पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना वो P इज इक्वल टू Q इंटू 12 होता है। 12 क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस को 12 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां 12 का वैल्यू दे रखा है, दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस दे रखा है 5.0 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखेंगे वैल्यू पुट करते समय आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आवेश है वो कूलम्ब में होना चाहिए और जो आपका लेंथ है वो क्या चीज में होना चाहिए, मीटर में। यहां पर लेंथ मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। रखते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा सर, Q का मान दिया है 5 इंटू 12 का मान कितना दिया है, तो 12 का मान हमारा दे रखा है 5.0 इंटू 5.0 इंटू Q का मान P इज इक्वल टू कितना दे रखा है, Q इंटू 12। ठीक है, Q का मान कितना है 5 इंटू 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻2 से क्या करा दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -2। सर 10⁻⁻2 कहां से आया, जब कभी भी आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना हो मीटर में तो उससे कितना से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, 10⁻2 से। वैल्यू दे रखा था सेंटीमीटर में, हमने मीटर में कन्वर्ट करा, तो आपका P इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लेते हैं। पहला गलत है, दूसरा क्या हो जाएगा सही, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र होता है। देखिएगा सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेशित गोला ये है, ये हमारे पास एक आवेशित गोला। तो देखिएगा इस आवेशित गोले के बोल रहा है कि सरफेस से, आवेशित गोले के सरफेस मतलब कि पृष्ठ से केंद्र की ओर जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस गोले के केंद्र में या फिर इस गोले के अंदर सभी जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो शून्य होगा, यहां पर निकालो शून्य होगा, केंद्र पर निकालो शून्य होगा, कहीं पर भी निकालोगे ना तो आवेशित खोखले गोले के अंदर का जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो सर शून्य होता है मतलब क्या कि सर्वत्र शून्य होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 43 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। याद रखिएगा सभी जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स को सूचित किया जाता है, वैद्युत फ्लक्स को सूचित किया जाता है फाई से, और हमने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वहां से हम लोग निकाल लेंगे कि ई क्या है आपका, सर ई जो है ना हमारा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सर वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक दो ठो होता है, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, अभी इसकी जगह पर वोल्ट प्रति मीटर रख रहे हैं। उसके बाद से एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एम से एम कट गया, फाई का जो एसआई यूनिट आएगा वो वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन एक हम लोग यहाँ पर और एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, वो क्या है, फाई इज इक्वल टू जो आपका ई वेक्टर है। एक हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाई का एक और एसआई यूनिट आ गया, क्या चीज, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल का जो ऑप्शन आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। सो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? गॉस की प्रमेय, गॉस के प्रमेय से आपका क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने क्या बताया था? सर ये बताया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेश है, हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर गोलीय पृष्ठ के अंदर एक Q आवेश रखा गया है। तो इससे जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा ना, इससे जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आवेश बट्टा क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट, मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता के बराबर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन गॉस के प्रमेय से आया है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यदि Q आवेश रखा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह, ये भी उसके अनुप्रयोग से, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से आया है कि एक असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या होता है बुआ? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, खोखले एक गोलाकार चालक है, उसके भीतर वैद्युतीय तीव्रता, अरे भीतर पूछता है ना, किसी खोखले गोले के अंदर भीतर पूछता है तो आप क्या मान दीजिएगा? वैद्युतीय तीव्रता का जो मान होगा वो शून्य होगा। वो क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। तो सर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा सी नंबर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर वैद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? एक बात बतलाइएगा, हम लोगों ने समझा कि जो हमारा वैद्युतीय फ्लक्स होता है, हम लोगों ने क्या समझा कि जो हमारा वैद्युतीय फ्लक्स होता है गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? आवेश, बताया Q आवेश है और वो कूलम्ब में होना चाहिए। अभी सर कूलम्ब में ना देकर माइक्रो कूलम्ब में दिया था, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको लिखने का तरीका चेंज करेंगे, Q का Q इनटू इसको 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी रखा जा सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवेश का मान कितना दे रखा है? आवेश का मान देखा है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम को जब आप कूलम में चेंज करते हैं, याद रखेंगे, जब आप माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं तो 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कराना होगा। एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है ना? तो यहाँ पर 10 टू दी पावर -6 से क्या कराना पड़ा? मल्टीप्लाई कराना पड़ा। क्या चीज करने के लिए? उसको कन्वर्ट करने के लिए कूलम में। ठीक है, अब देखते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो आप लोग को याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बतलाया कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, यहां से हमने क्या किया कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को यहीं पर छोड़ा और 4 पाई उधर चल जाएगा, डिवाइड में है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नौचो का कितना हो जाएगा? 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 9। सर ये किसका वैल्यू है? ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो अभी Q का वैल्यू रखे हैं हम 10 इंटू 10 टू दी पावर -6। ठीक है ना? अब इसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? सर इंटू में 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा, डायरेक्ट यहां से सुनो ना, 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। इसको लिख देते हैं, स्पेस की कमी थी तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फाई इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, ये Q का वैल्यू है। और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आया है? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया है 36 पाई इंटू
10 टू दी पावर कितना 9, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 10 टू दी पावर 1 है, यहाँ पर 10 टू दी पावर -6 है, यहाँ पर 10 टू दी पावर 9 है, सबको एक साथ जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सर 36 पाई को हम यहीं पर रखते हैं और 10 टू दी पावर कितना, पावर को जोड़ो 9 प्लस -6 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा -9 प्लस -6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 3 और एक यहाँ पर जोड़ देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं फाई का मान क्या हो गया, 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4, 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4, कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर, 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4। ध्यान समझ जाना कैसे किया, गॉस के प्रमेय के अनुसार ये वाला हमारा फॉर्मूला लगा, उसके बाद से इसको मैंने इस रूप में तोड़ लिया। सर 10 माइक्रोकूलम दिया था तो 10 का 10 और माइक्रोकूलम की जगह पर 10 टू दी पावर -6 आवेश का मान रख लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहां से रखकर इसमें पुट करा तो इसका हमारा वैल्यू कितना आ गया, 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? बोल रहा है कि वायु में हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है, तो एक बार लिखते हैं फिर से गॉस के प्रमेय। गॉस के प्रमेय क्या था? वो था सर फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कह रहा है ना कि वायु में स्थिर इकाई आवेश, मतलब आवेश का मान कितना दे रखा है? 1। आवेश का मान कितना दे रखा है? 1। तो जब फाई इज इक्वल टू आवेश का मान 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसका एप्सिलॉन नॉट का पावर कितना है? 1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का पावर हो जाएगा -1। तो वायु में स्थित इकाई धन आवेश, मतलब आवेश का मान 1 कर देने से वहां पर जो फ्लक्स होता है वो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट इनवर्स मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? करेक्ट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बंद पृष्ठ से एक बंद पृष्ठ के अंदर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ है ना, उसके अंदर क्या है? एन वैद्युत द्विध्रुव, मतलब वैद्युत द्विध्रुव उसके अंदर स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा सर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है ना, क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है? एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। धन और ऋण, एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? करेक्ट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग अब आने वाले, मतलब कि जितना PYQs था उतना मैंने कवर कराया। अब आगे के एक लास्ट वीडियो होगा हमारा जिसमें हम लोग संभावित प्रश्न करेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को बोला जाता है संभावित प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो समझेंगे कि संभावित प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।